आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर हमें जो डिस्कस करना है कि जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो किस टाइप से मनी यहाँ पर क्रेडिट को कंट्रोल करता है या क्रिएट्स करता है। गाइस इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये आपके कोर्स से यहाँ पर रिमूव हो चुका है, लेकिन गाइस एग्जाम में आपसे पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, रिमूव नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गाइस ये 6 चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप जो देखेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर चैप्टर है, तो उस चैप्टर में गाइस ये सेम पॉलिसी अवेलेबल है अभी भी, तो आपको पढ़नी पड़ेगी, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि हमारे कोर्स में अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ, और जब हम एक्सिस डिमांड और एक्सिस सप्लाई को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो दोनों जगह हम डिस्कस करेंगे तो आपको कोई भी डाउट होगा तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं। कहीं देखिए मनी को कंट्रोल और क्रेडिट करने के लिए, यहाँ पर क्रिएट्स करने के लिए जो मेरा सेंट्रल बैंक पॉलिसी को यूज करता है हम उसको क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और जो गवर्नमेंट यूज करती है उसको क्या कहते हैं, हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। आइए, हाउ डज सेंट्रल बैंक क्रिएट्स एंड कंट्रोल क्रेडिट। सेंट्रल बैंक क्रिएट्स एंड कंट्रोल क्रेडिट थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू यहाँ पर क्रेडिट को कंट्रोल करेगा या क्रिएट्स करेगा। इट इज पॉलिसी विच रेगुलेटेड बाय द आरबीआई टू क्रिएट्स एंड कंट्रोल क्रेडिट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसके लिए कर रहा है, इकोनॉमिक की हमारी ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर क्रेडिट को क्रिएट्स भी करता है और क्रेडिट को कंट्रोल भी करता है। गाइस देखिए यहाँ पर देयर आर 2 इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट मेरे पास अवेलेबल होते हैं। गाइस एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आता है मेरा क्वालिटेटिव, सेकंड आता है क्वांटिटेटिव, या आप कह सकते हैं फर्स्ट मेरा यहाँ पर आता है क्वांटिटेटिव, सेकंड आता है क्वालिटेटिव। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर जो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे, सेकंड हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे। आइए क्वांटिटेटिव में कौन कौन आता है गाइस देखिए, सबसे पहला आता है मेरा LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो गाइस क्या होता है कि जो मेरे पास कॉमर्शियल बैंक है उनके पास जो रिजर्व है उसका एज ए रिजर्व करके उनको रखना होता है। जो इनिशियल डिपॉजिट है हमने देखा था कॉमर्शियल बैंक का, जब हमने डिस्कस किया था कि वो किस टाइप से मनी को क्रिएट्स करता है, तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि जो कॉमर्शियल बैंक है उसको एज ए रिजर्व करके कुछ अमाउंट रखना होता है अपनी इनिशियल डिपॉजिट का। तो देखिए इट इज़ फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री एंड इट इज़ द मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू कीप एज ए कैश बाय बैंक। गाइस देखिए जितने भी मेरे पास कॉमर्शियल बैंक अवेलेबल है और उनकी इनिशियल डिपॉजिट है उसका कुछ पार्ट्स जो है यहाँ पर कुछ पार्ट्स उनको एज ए रिजर्व रखना होता है, जिसको हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, जो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, आरबीआई के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। आइए गाइस देखिए लीगल रिजर्व रेशियो में फर्स्ट आता है मेरा यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो, कि जो हमारे पास कैश की क्वांटिटी अवेलेबल है उसमें से हमें कितना अमाउंट एज ए कैश का रिजर्व करके रखना है। तो देखिए इट इज़ द पार्ट ऑफ LRR, लीगल रिजर्व रेशियो का पार्ट होता है कौन, कैश रिजर्व रेशियो। इट इज़ द रेशियो बिटवीन मिनिमम कैश रिजर्व एंड टोटल डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विच इज़ डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं कह सकता हूँ मिनिमम कैश रिजर्व है किसके बीच का, यहाँ पर टोटल डिपॉजिट जो कॉमर्शियल बैंक के पास अवेलेबल है किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, आरबीआई के पास डिटरमाइन किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। अब गाइस देखिए यदि यहाँ पर मेरे पास इन्फ्लेशन की सिचुएशन अवेलेबल है या डिफ्लेशन की सिचुएशन अवेलेबल है, तो उस केस में जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो किस टाइप से यहाँ पर मनी को क्रिएट्स करेगा या मनी को कंट्रोल करेगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर CRR, यदि मेरा सेंट्रल बैंक जो है CRR को इंक्रीज कर देता है तो गाइस देखिए क्रेडिट क्या होगा, मेरा कोस्टल हो जाएगा और परचेजिंग पावर क्या होगी, मेरी ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। गाइस देखिए जब CRR को इंक्रीज कर देगा तो जो मेरा कॉमर्शियल बैंक को उसको ज़्यादा रिजर्व करके रखना पड़ेगा, और गाइस जब वो ज़्यादा रिजर्व करके रखेगा तो वो आगे फर्दर लोन पे फंड्स को प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो मेरा क्रेडिट है वो कॉस्टलियर हो जाएगा और परचेजिंग पावर जो है मेरी ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। सेकंड देखिए यदि सेंट्रल बैंक क्या करता है, डिक्रीज कर देता है कैश रिजर्व रेशियो को, तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो क्रेडिट है गाइस वो चीपर हो जाएगा और परचेजिंग पावर मेरी क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी गाइस देखिए, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ गाइस बैंक के पास 1000 रुपये अवेलेबल है, किसके, कॉमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपये अवेलेबल हैं, और कैश रिजर्व रेशियो उसको कितना करना है, यहाँ पर 10% करना है। तो गाइस देखिए उसके पास कितने अवेलेबल रहेंगे, 900 रुपये अवेलेबल रहेंगे, किसके लिए, फंड को प्रोवाइड कराने के लिए। तो गाइस जो मेरी इकोनॉमी में सर्कुलेशन होगा वो किसका होगा, यहाँ पर 900 रुपीज़ का होगा। लेकिन गाइस जब आरबीआई यहाँ पर डिक्रीज कर देगा किसको, CRR को, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं 5% कर दिया उसने 10% से, तो अब गाइस इसके लिए कितना फंड यहाँ पर अवेलेबल है लोन पे प्रोवाइड कराने के लिए कॉमर्शियल बैंक के पास, 950 रुपये अभी भी कॉमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, यहाँ पर फंड को लोन पे अवेलेबल करा सकता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरी इकोनॉमी का सर्कुलेशन था कैश का वो इंक्रीज हो गया, 900 से कितना हो गया, 950। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, यदि इंक्रीज कर देता है तो मेरा क्रेडिट क्या होगा, कॉस्टलियर हो जाएगा और परचेजिंग पावर जो होगी वो मेरी ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी।
ये कब करेगा भाई, इन्फ्लेशन के केस में करेगा इंक्रीज। सेंट्रल बैंक जो है मेरा इंक्रीज कर देगा CRR को, किसके केस में, इन्फ्लेशन के। और डिक्रीज कब करेगा, डिफ्लेशन के केस में इसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। आई होप कि भाई ये सब बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये सब बातें क्लियर करता चला जाऊँगा। आइए सेकंड मेरा बी आता है गाइस, देखिए यहाँ पर स्टेचरी लिक्विडिटी रेशो। स्टेचरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है यहाँ पर मेरा, देखिए इट इज़ द पार्ट ऑफ LRR। LRR का पार्ट होता है यहाँ पर, इट इज़ द रेशो बिटवीन मिनिमम लिक्विडिटी असेट्स एंड द टोटल असेट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विच इज़ डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। का ये भी किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। और रेशो है किसके बीच में, यहाँ पर मिनिमम लिक्विडिटी असेट्स एंड टोटल असेट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक की। टोटल असेट्स कॉमर्शियल बैंक के पास कितनी अवेलेबल है और उसमें से मिनिमम लिक्विडिटी असेट्स कितनी है कि वो उसको सेल्स करके यहाँ पर फंड को रेज कर सकता है। लिक्विडिटी असेट्स का मीनिंग ही क्या होता है कि यदि मैं उनको मार्केट में सेल्स करता हूँ तो उसके बदले में मुझे फंड्स अवेलेबल हो जाएगा। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर यदि मेरा सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देता है किसको, SLR को, तो क्रेडिट क्या होगा यहाँ पर, कॉस्ट क्लियर हो जाएगा और परचेजिंग पावर क्या होगी मेरी, ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट मेरा क्या होगा, चीपर हो जाएगा और परचेजिंग पावर क्या होगी मेरी, ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगी। यदि सेंट्रल बैंक को परचेजिंग पावर को राइज करनी है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर SLR को डिक्रीज कर देगा, और उसको परचेजिंग पावर फॉल करनी है तो उस SLR को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। कौन, सेंट्रल बैंक। तो गाइस ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आपको क्या ध्यान रखना है गाइस, देखिए यहाँ पर LRR का पार्ट कौन है गाइस, मेरे दोनों यहाँ पर LRR के पार्ट होते हैं, कैश रिजर्व रेशो और स्टेचरी लिक्विडिटी रेशो। किसके पार्ट्स हैं, लीगल रिजर्व रेशो के। गाइस पेपर में आता है कि लीगल रिजर्व रेशो को डिफाइन कीजिए, तो आपको ये डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, इसको भी मेंशन करना पड़ेगा और इसको भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। CRR भी आपको डिफाइन करना है, SLR भी आपको डिफाइन करना है। आई होप कि गाइस आपको ये सब चीज़ें ईजिली क्लियर हुई होंगी। आइए सेकेंड आता है मेरा बैंक रेट। गाइस देखिए इट इज़ डेट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द जनरल पब्लिक। गाइस देखिए बैंक रेट क्या होता है, यहाँ पर जो मेरा कॉमर्शियल बैंक है वो जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द RBI। किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, RBI के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है कि जो मेरे कॉमर्शियल बैंक है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड कराएंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पर किस तरीके से मनी को कंट्रोल करेगा या क्रेडिट करेगा, यहाँ पर क्रेडिट्स करेगा सॉरी। अब गाइस देखिए यदि मनी को कंट्रोल करना है तो उस केस में क्या करेगा, मेरा सेंट्रल बैंक जो है इंक्रीज कर देगा किसको, बैंक रेट को। तो यहाँ पर जो मेरा क्रेडिट है वो क्या होगा, कॉस्टलियर हो जाएगा और परचेजिंग पावर क्या होगी मेरी, ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। गाइस देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इंक्रीज करने पर कॉस्टलियर कैसे होगा, गाइस देखिए जैसे ही मेरा बैंक रेट क्या है इंक्रीज होगा तो मेरी जनरल पब्लिक क्या है कि कॉमर्शियल बैंक से लोन नहीं लेगी, और लोन नहीं लेगी तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उस केस में क्या होगा, जो मेरी जनरल पब्लिक है उनके पास कम अमाउंट में जो है मनी अवेलेबल होगी। ऑन द अदर हैंड का डिक्रीज करना है तो उसको क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा किसको, सेंट्रल बैंक डिक्रीज कर देगा किसको, बैंक रेट को। जैसे ही बैंक रेट को डिक्रीज करेगा, फॉर एग्जांपल 7% था उसने 5% कर दिया सेंट्रल बैंक ने, तो उस केस में क्या होगा कि गाइस जनरल पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लोन को रेज करेगी किससे, कॉमर्शियल बैंक से। तो जब लोगों के पास मनी अवेलेबल होगी, सफिशेंट मनी अवेलेबल होगी, तो वो मार्केट से प्रोडक्ट को भी परचेज करेंगे, और प्रोडक्ट को जब परचेज करेंगे तो मेरी परचेजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। आइए रेपो रेट देखिएगा, रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू कॉमर्शियल बैंक। गाइस देखिए रेपो रेट क्या होता है, यहाँ पर मेरा जो सेंट्रल बैंक है वो शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करा रहा है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। अब गाइस देखिए रेपो रेट क्या होगा, यदि इंक्रीज करता है कौन, मेरा सेंट्रल बैंक, तो उस केस में क्या होगा, क्रेडिट जो है मेरा कॉस्टलियर हो जाएगा और परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। क्यों होगी गाइस देखिए, जैसे ही यहाँ पर सेंट्रल बैंक मेरा इंक्रीज करता है किसको, रेपो रेट को, तो कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन नहीं लेगा, और लोन नहीं लेगा तो उसके पास क्या होगा, मनी की शॉर्टेज हो जाएगी, और जब मनी की शॉर्टेज होगी तो वो आगे जनरल पब्लिक को भी लोन प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा, जो मेरी जनरल पब्लिक अवेलेबल है उनके पास भी शॉर्टेज हो जाएगी फंड की, और जो मेरी परचेजिंग पावर है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सब गाइस क्या है, यहाँ पर आपस में डिपेंडेंट होते हैं, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, जनरल पब्लिक। आइए सेकेंड आता है यहाँ पर मेरा रिवर्स रेपो रेट। गाइस रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, यहाँ पर देखिए रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। गाइस देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक जो है मनी को बोरो कर रहा है किससे, कॉमर्शियल बैंक से। तो गाइस देखिए यहाँ पर इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ, इट इज़ डेट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द कॉमर्शियल बैंक। गाइस देखिए रेपो रेट क्या आता है गाइस, जो कॉमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक को लोन प्रोवाइड्स करा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है गाइस, जो मेरा कॉमर्शियल बैंक है वो लोन प्रोवाइड करा रहा है किसको, सेंट्रल बैंक को, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। गाइस देखिए
रिवर्स रेपो रेट को यदि इंक्रीज कर देता है, कौन यहाँ पर सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेगा, तो गाइस देखिए क्रेडिट मेरा क्या होगा यहाँ पर कॉस्टलियर हो जाएगा और परचेजिंग पावर क्या होगी मेरी ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। क्योंकि गाइस देखिए इंक्रीज करता है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं यहाँ पर 7% इंटरेस्ट का रेट था, आरबीआई ने क्या करा गाइस यहाँ पर इसको 10% कर दिया। अब गाइस देखिए जैसे ही 10% करेगा तो यहाँ पर मेरे कॉमर्शियल बैंक क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराएंगे, किसको, सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उसको अपने पास स्टोर करके रख लेगा मनी को, तो मेरी जो इकोनॉमी है उसमें सफिशेंट मनी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तो परचेजिंग पावर क्या होगी मेरी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है, आइए। एंड वाइस वर्सा हम कह सकते हैं जब डिक्रीज होगा तो एंड वाइस वर्सा हो जाएगा, यहाँ पर जो मेरा क्रेडिट है वो क्या होगा चीपर हो जाएगा और परचेजिंग पावर क्या होगी मेरी इंक्रीज हो जाएगी। आइए सेकेंड आता है यहाँ पर मेरा ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट इज़ ए सिचुएशन वेयर सेंट्रल बैंक सेल्स एंड परचेज द सिक्योरिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन द ओपन मार्केट। गाइस देखिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या करता है कि ओपन मार्केट में सिक्योरिटी को सेल्स या परचेज करता है। अब गाइस देखिए यहाँ पर यदि सिक्योरिटी को सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेल्स करता है, तो उस केस में क्या होगा गाइस, जो कॉमर्शियल बैंक के पास फंड्स अवेलेबल है वो किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक क्या करेगा उसको स्टोर करके रख लेगा। यदि उसको मनी को कंट्रोल करना है, मनी को कंट्रोल करना है तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटी को सेल्स करेगा, और यदि मनी को क्रेडिट को यानी क्रेड्स करना है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पर परचेज करेगा, किसको, सिक्योरिटी को परचेज करेगा। गाइस जैसे ही सिक्योरिटी को परचेज करेगा तो कॉमर्शियल बैंक के पास फंड्स अवेलेबल कराएगा, क्योंकि उसकी पेमेंट करेगा तो कॉमर्शियल बैंक के पास फंड्स अवेलेबल होगा, फंड्स अवेलेबल होगा तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ही लोन प्रोवाइड कराएंगे, आपको पता है कि पब्लिक के पास फंड्स अवेलेबल हुआ तो वो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड करना शुरू कर देगी, तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी मेरी, राइज हो जाएगी। क्लियर है, आइए। अब गाइस देखिए सेकंड यहाँ पर मेरा आता है क्वालिटेटिव। हमने देखा क्वांटिटेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वांटिटेटिव में हमने क्या क्या डिस्कस किया गाइस देखिए। फर्स्ट हमने क्या है, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो में भी हमने 2 पार्ट डिस्कस किए हैं, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। सेकंड हमने देखा बैंक रेट, थर्ड देखा रेपो रेट, एंड देन हमने देखा रिजर्व रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पर करना है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसी के 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फर्स्ट क्वांटिटेटिव, सेकंड आता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर क्वालिटेटिव को डिस्कस करेंगे। आइए क्वालिटेटिव में सबसे पहला आता है मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, यदि मुझे कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना है तो वो क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक की बदले में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखता है एंड देन हमें लोन प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी सिक्योरिटी 10,000 रुपये की है और गाइज मुझे लोन की भी 10,000 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक क्या करता है कि 10,000 का लोन मुझे प्रोवाइड नहीं कराएगा, 9,000 का कराएगा, 8,000 का कराएगा, 7,000 का कराएगा, एग्जैक्ट 10,000 का लोन प्रोवाइड नहीं कराता। जितने की मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे लेस अमाउंट में ही ऑलवेज क्या करता है कि लोन प्रोवाइड कराता है। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि यदि किसी भी कारण से पार्टी लोन को पे नहीं कर पाई तो यहाँ पर मुझे क्या है कि कुछ लीगल एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे, वकील को हायर करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉयर को हायर करेगा, केस करेगा, तो उस केस में गाइस उसका कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होंगे यहाँ पर जो मेरे पास कॉमर्शियल बैंक है, तो इसलिए वो कम अमाउंट जो है हमें प्रोवाइड कराता है, क्योंकि उसको अपने जो यहाँ पर लीगल एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी यहाँ पर रिकवर करना होता है। आइए देखते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन। गाइस जो मेरी मार्केट वैल्यू है सिक्योरिटी की जो हमने ऑफर की है किसके लिए, लोन के लिए, एंड द अमाउंट ऑफ लोन ऑफर्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक, और जो अमाउंट हमें ऑफर किया गया है किसके द्वारा, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा एज ए लोन। गाइस देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास असेट्स अवेलेबल थी कितने की, 1 लाख के, और लोन प्रोवाइड मुझे कितना कराया, ओनली 40,000 रुपये लोन प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ पर 60,000 में क्या कह सकता हूँ, मार्जिन रिक्वायरमेंट है जो बैंक अपनी एज ए सिक्योरिटी लेकर चल रहा है कि किसी भी कारण से पार्टी मुझे पे नहीं करती है और मैं वहाँ पर जो भी लीगल एक्सपेंसेस बियर करूँगा या कोई भी एक पर्सन जो वहाँ पर रिकवरी के लिए जाएगा उससे रिलेटेड भी जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो उस वहाँ पर ईजिली कवर कर पाएगा उसकी असेट्स में से। गाइस देखिए यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट को यदि इंक्रीज कर देते हैं तो क्रेडिट क्या होगा मेरा कॉस्टलियर हो जाएगा और परचेजिंग पावर जो है मेरी ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी गाइस देखिए, यदि मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, गाइस देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा था, 1 लाख के बदले में 40,000 रुपये लोन मिल रहा था और मैंने मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया तो फिर क्या होगा, मुझे 30,000 लोन मिलेगा। तो कोई भी पार्टी यहाँ पे गाइस लोन को नहीं लेगी तो मेरा लोन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो क्रेडिट है वो कॉस्टलियर हो जाएगा और परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड गाइस यहाँ पर डिक्रीज कर दिया सेंट्रल बैंक ने मार्जिन रिक्वायरमेंट को, तो गाइस यहाँ क्या होगा, 40,000 लोन मिल रहा था तो मुझे 50,000 मिलेगा या मैं कह सकता हूँ 60,000 मिलेगा। तो गाइस क्या होगा कि यहाँ पर जो मेरी जनरल पब्लिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी और लोन लेगी तो आपको पता है कि सफिशेंट मनी अवेलेबल हो जाएगी जनरल पब्लिक के पास, और जब मनी अवेलेबल होगी तो वो मार्केट में डिमांड करेगी ही करेगी। सेकंड देखिए मोरल सेसेशन का, देखिए इट इम्प्लाइज रिक्वेस्ट
इनफॉर्मल सजेशन एडवाइस अपील बाय द सेंट्रल बैंक टू द कॉमर्शियल बैंक टू कॉरपोरेट विद जनरल पॉलिसी। गाइस देखिए जनरल पॉलिसी को कॉरपोरेट करें, किसका यहाँ पर कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, सेंट्रल बैंक रिक्वेस्ट कर रहा है किससे, कॉमर्शियल बैंक के, इसलिए यहाँ पर गाइस इसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड करते हैं। क्लियर है कि एक सजेशन दे रहा है या एडवाइस दे रहा है यहाँ पर, या अपील कर रहा है किससे, कॉमर्शियल बैंक के, कि आपको ऐसा करना चाहिए, या जो हमने पॉलिसी फॉर्म किए आप उनको कोऑपरेट कीजिए। आइए सिलेक्टिव क्रेडिट स्कोर का ही देखिए, सिलेक्टिव क्रेडिट स्कोर का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है कि सेंट्रल बैंक क्या करता है कि कुछ फील्ड डिसाइड कर देता है कि आप इन फील्ड से रिलेटेड या तो लोन को प्रोवाइड कराइए या लोन को प्रोवाइड मत कराइए। देखिए सेंट्रल बैंक गिव्स द डायरेक्शन टू कॉमर्शियल बैंक दैट नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पज एंड नॉट टू गिव मोर क्रेडिट फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। गाइस देखिए यहाँ पर क्या डिसाइड कर दिया, या तो आप लोन मत दीजिए इस फील्ड को, या लोन दे भी रहे हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट में लोन दीजिए। ये क्या आएगा यहाँ पर सिलेक्टिव क्रेडिट स्कोर में मेरा इंक्लूड होता है। आई होप कि गाइस ये सब चीज़ें आपको इजीली क्लियर हुई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। तो भाई देखिए हमने यहाँ पर 3 टूल्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, किसमें, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में। फर्स्ट मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकंड मोरल सजेशन, थर्ड आता है यहाँ पर मेरा सिलेक्टिव क्रेडिट स्कोर। आई होप कि गाइस ये सब चीज़ें आपको इजीली क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो मैंने आपको ऑप्शन बताया कि आपको क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।